हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं क्लास 12 के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका बातचीत है। पहला लेसन दिगंत बुक का नाम है और पहला लेसन है आपका बातचीत। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको अच्छा से आपको गहन अध्ययन करनी है। आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान करेंगे कि ये जो आपको फोटो दिख रहा है यहाँ पर, ये है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ये बालकृष्ण का फोटो है। और बातचीत, ये भी पूछा जाता है कि बातचीत क्या है। तो बातचीत जो है एक निबंध है, इसको याद रखना होगा आप लोगों को। बातचीत क्या है? एक निबंध है। तो सबसे पहले जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाए। तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। और ध्यान रखना कि यह एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। इसकी वृत्तियों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं ऊपर का और भी लेखक के बारे में जितना भी अध्ययन हमको करना चाहिए, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अगला है, अब सबसे पहले तो बातचीत क्या है आपका निबंध है, ये ध्यान रखेंगे। अब लेखक के परिचय की बात करते हैं। लेखक के परिचय को हम लोग पढ़ेंगे और इसको अच्छा से याद करना होगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकेंगे। तो चलिए, यहाँ पर है आपका लेखक का नाम। लेखक का नाम, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, याद रखेंगे। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। आगे आपको याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 30 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 20 जुलाई 1914 में इसकी मृत्यु हो गई। निवास स्थान इनका इलाहाबाद था। निवास स्थान इनका कहाँ था? रहते थे वो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा। इनके जन्म हो गई 1844 में, 30 जून 1844। मृत्यु हो गई 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। और इनका निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा निवास स्थान। आगे इनका माता का नाम था पार्वती देवी, और इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद। ठीक, याद रहेगा। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिसने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाए। मतलब उनके पिताजी और माताजी दोनों ने क्या किया? उनके जीवन में अध्ययन की लालसा जगाए। पिता क्या थे उनके? व्यापारी थे, और माता एक सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत महिला थी, कल्चरल महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में क्या किए? अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाए थे। अब बात करेंगे हम इसकी शिक्षा की, कि इनका जो शिक्षा जो हुआ था ना, वो प्रारंभ में स्कूल का अध्ययन, स्कूल में ही अध्ययन करते हैं बच्चे लोग। तो प्रारंभ में वो भी क्या किए थे? स्कूल किए। और उसके अलावा 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, 1867 में क्या किए? प्रयाग के मिशन स्कूल में से एंट्रेंस की परीक्षा दी। अब बात करेंगे इनकी कुछ वृत्तियों के बारे में। इससे पहले एक बार फिर इस शिक्षा को आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रारंभ कहाँ से किए थे? स्कूल से ही अध्ययन आरंभ किए। उसके बाद 1867 में उन्होंने मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। अब बात करेंगे इनकी वृत्तियों की। तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किए। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या किया? अध्यापन किए। इसके अलावा 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। प्रयाग 1885 में प्रयाग के CHB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए। ठीक है, उसके बाद 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। ठीक है, 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी उनको। अध्यापक तो वो नियुक्त किए गए, लेकिन उनके स्वभाव उग्र थे, थोड़ा सा उग्र टाइप के थे, तो उसी के कारण उनको नौकरी क्या करनी पड़ दी? छोड़नी कर
पढ़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर निर्भर रह गए। वो उसके बाद लिखने के कामकाज करने लगे और वो एक लेखक की प्रवृत्ति में आ गए। समझ गए? तो ध्यान रहेगा ये सारी बात को याद रखना। अब इनकी रचनात्मक है कौन, मतलब रचना जो उन्होंने की है, उनके प्रमुख रचना आते हैं। तो उससे पहले रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी जो है ना, हाँ निबंध, हाँ 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण निबंध उन्होंने लिखे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और नायक रचनाकारों में एक है। अब इनकी रचनात्मक सक्रियता समझते। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया है। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। याद रहेगा, हिंदी वर्धिनी और हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, जो 33 वर्षों तक चलते रहे। भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए थे। 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए थे। समझ गए? उनके प्रमुख रचना को समझते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रचना पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे इनको आप। उपन्यास रहस्य, उपन्यास का नाम था रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं कि निम्न में कौन भट्ट जी का, मतलब बालकृष्ण भट्ट का रचना है, उपन्यास है। तो ये सब याद रखना होगा। कौन निम्न में इनका नाटक है बालकृष्ण भट्ट का। तो ये सब जो दिया हुआ है आपको, इसको ध्यान में रखना, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं। अब है आपका यहाँ पर नाटक कौन कौन से नाटक उन्होंने दिए थे। तो पद्मावती, कृतार्जुनीय, वेणी, संहार, शिशुपाल, ठीक है, शिशुपाल वध, नल, दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पति पंचम, ठीक है, पति पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहन्नला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्यल, रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह आदि। तो बहुत सारे उन्होंने नाटक को दिए थे, उपन्यास को भी, दोनों को याद रखना है। प्रहसन की बात करेंगे। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विवंडन आदि। मतलब प्रहसन मतलब हंसने वाला जो उनका प्रसंग था, वो मुख्य रूप से 3 गो था, और भी हैं कई सारे दिए। अब निबंध जो है, निबंध कम से कम वो 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण निबंध था उनका। 1000 के आसपास निबंध लिखे, परंतु 100 से ऊपर महत्वपूर्ण निबंध था किनका? बालकृष्ण भट्ट जी का। और यह जो पॉइंट दिया हुआ है नीचे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? भारतेंदु युग के कवि थे और वह लेखक थे वो, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको आप। तो इनका परिचय, जीवन परिचय आपको एक बार पूरा अच्छा से कर लेना है, नोट आउट कर लीजिए। और जीवन परिचय से ही आपको सारांश भी आप बना सकते हैं, ठीक। बालकृष्ण भट्ट का जो कहेगा लिखने, इसकी जीवनी के बारे में कह सकता है, या फिर बातचीत के सारांश को लिखें तो आप लिख पाएंगे। चलिए अब इनके चैप्टर को हम समझेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। मतलब वरदान की शक्तियाँ भगवान ने हमें जो प्राप्त की है, वो और अन्य शक्तियों में भी एक है। यदि बात करेंगे हम बातचीत की कला की, तो बातचीत का जो यह कला है, यदि मनुष्य और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती
और वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इस बातों को लेकर के मनुष्य में यदि वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते हैं कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यदि ज़रा सोच के देखिए आप लोग कि यदि व्यक्तियों में बातचीत करने की कला ना होती, ना बोल पाती, तो क्या होता इस सृष्टि का। सोचे ज़रा, सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए हो गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वरविकता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच मतलब हुआ कि आप सिर्फ उसको सुनेंगे, कोई स्पीच दिया, भाषण दिया, बट यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बातचीत की, तो वो भी कुछ बोलेगा, आप भी कुछ बोलेंगे, सामने वाले कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, तो इससे जो है मतलब आप एक दूसरे में अधिकतर टाइम व्यतीत कर सकते हैं, मतलब आनंद पूर्वक समय बिता सकते हैं। बट अगर कोई स्पीच दे, जैसे कि मैं अभी स्पीच दे रहा हूँ, आप वहाँ पर सुन रहे होंगे, तो आपको इसमें थोड़ा सा मन उब जाएगा। बट बातचीत अगर किसी के साथ करेंगे तो बातचीत करने में मन आपका नहीं उबेगा। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है, समझ गए ना। स्पीच से बातचीत का ढंग क्या है, बिल्कुल ही निराला है, अलग होते हैं। तो मतलब बातचीत करने में आपको पूरा मनोरंजन फील होगा और आप महसूस करेंगे कि नहीं बात सही है, और उसको छोड़ करके जाने, जब तक कि आपको कोई अन्य काम उससे ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक आप उसे छोड़ करके नहीं जा पाएंगे। बट अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, तो आपको अगर कोई ज़रूरी काम आ जाए तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसको हम स्पीच समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ और आप लोग उसको क्या कर रहे, सुन रहे हैं। लेकिन अदरवाइज आपके सामने यदि मैं बैठ करके यही सुना रहा होता तो आप भी कुछ बोलते, कुछ दिक्कतें होती, कुछ मतलब मन में सवाल उठता तो आप हमसे पूछते, तो ये सब एक क्या हो जाती, बातचीत हो जाती, तो आप अच्छी प्रकार से समझ पाते और टाइम व्यतीत कर पाते। बट अभी जो आप सुन रहे हैं इसमें आपको थोड़ा सा अनुभवहीन लगता होगा, मतलब ऑड लगता होगा कि मैं क्यों सुनूं, बाद में देखूंगा, इससे ज़रूरत वर्क हमें याद आ गया, समझ गए। मतलब एक तरह से अवाक होने के कारण ये सब होती है। कुछ न कुछ सुन कह सकते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वक्तृत्वता और बातचीत दोनों है, समझ गए। वक्तृत्वता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। मतलब स्पीच से अच्छा है क्या, बातचीत करके एक दूसरे में अपने आप को मतलब बोर फील से दूर करना। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपीट पर जा खड़ा हो और पुण्याहवान या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहवान मजलिस चेयरमैन लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसीलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। चलिए तो अब समझते हैं। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उनमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के हके उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मतलब कहने का मतलब कि जब दो लोगों में बातचीत होती है, जब हम दो आदमी बातचीत करते हैं तो उसमें कोई ऐसी भावनाएं बोली जाती है या सुनी जाती है कि आपस में दोनों क्या हंस पड़ते हैं, और इससे और भी मतलब बातचीत करने का एक मतलब एक अच्छा दायरा प्रस्तुत होता है और हम उनकी बातों को समझ पाते हैं और सुनने के लिए इच्छुक होते हैं, जागृत होते हैं। ठीक है। मुस्कुराहट के होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। मतलब हम लोग जो बातचीत करते हैं उस बातचीत के दरमियान हमारी
अंदर से जो मुस्कुराहट निकलती है, होठों का केवल फरकना उठता है। मतलब हम कुछ बोलते हैं और सुनते हैं तो बातचीत का एक सीमा ही मतलब बहुत जाहिर सी बात है कि हम लोगों को मतलब अच्छा लगता है। वहीं हमारी बता रहे थे, वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिन कि उनमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट के होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उनमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। समझ गए? इसका अर्थ हुआ कि मतलब हम जब कुछ बोल देते हैं तो अंतिम सीमा उसकी ये होती है कि सुनने वाले के मन में कुछ एक जोश उत्पन्न हो जाता है, उत्साह पैदा हो जाती है कि हम भी कुछ ऐसा बोले, मतलब ढंग एक तौर तरीका से बोले ताकि वो खुशी प्रदान करे। जहां आदमी अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। मतलब खाना पीना चलना फिरना काम करना ये सब तो एक जनरली वर्क है जिसके बगैर मतलब अधूरी लगती है ज़िंदगी। वहीं एक बातचीत भी एक बेहतर क्या है, अत्यंत आवश्यक चीज़ है जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी एक मज़ेदार बन जाती है, रोमांटिक बन जाती है, बेहतर बन जाती है। जो खुश मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल आता है। जिस प्रकार से हम लोग खाना बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि मतलब जमा रहती है धुआं मवाद, जिस प्रकार से होती है, तो उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी के अंदर बिना बातचीत का जो है ना मतलब एक अंदर सा बेचैनी बंद रहती है। बातचीत के जरिए वो सब बाहर निकलता है और मैं अपने को बोल करके किसी के सामने अपने सुख दुख को बोलकर प्रकट कर देता हूँ। चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इनके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। सही बात है, जब हम लोग बातचीत करना मतलब कोई अच्छा मनोरंजक बातचीत चल रही होती है तो वहाँ पर हम लोग अपना खाना पीना या काम काज को त्याग कर उस बातचीत में लगे रहते हैं, सुनते रहते हैं और बोलते रहते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा। 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था। ठीक है, 16 वर्ष तक मनुष्य क्या था, मतलब 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात उन्होंने बोली थी। बहुत आप लोग उनको पढ़े होंगे रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कि मतलब वो जो थे ना एक बहुत ही मतलब समृद्ध तरह के व्यक्ति थे जिनके बातों से मतलब एक तरह से आवाज़ छलकती थी। समझ गए? बहुत ही सुंदर वो वक्ता थे। ठीक है, बातचीत करने की शैली एक तरह से मानिए कि उन्हीं की मतलब रूबरू है, हम समझ सकते हैं इस बातों को। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। बातचीत से अभी के दौर में जो है ना, बातचीत से हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, लुभाते हैं अपनी कला से, अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी मतलब बातचीत के जरिए उसको क्या करते हैं, रिझाते हैं और अपनी बातों पर अपना काम करवाते हैं, मतलब उसके साथ मिलजुल कर काम करते हैं। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है, अपना अभ्यंतरित भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं हो सकता। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य
के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। मतलब साक्षात्कार का मतलब उसकी क्या कैपेसिटी है ये पता नहीं चल सकती है। बहुत ही उचित जान पड़ता है, समझ गए। बातचीत करने से बहुत ही उचित जो इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जाती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। मतलब जितने मीटिंग के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होंगे सब एक दूसरे के ऊपर प्रस्ताव रखते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते। बात तब तक होती रहती है जब तक ये बात क्लियरेंस नहीं हो जाए, उसके प्रश्नों की सल्यूशन नहीं मिले। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। मतलब रियल बात है कि 2 व्यक्ति के बीच बेहतर रूप से बात हो पाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ बोल रहा है तो हम उनकी बातों को सराहनीय देंगे, हम सुनेंगे, तब हम बोलेंगे। जब हम दोनों में बात खत्म हो जाएगी तो फिर अगला व्यक्ति जो बोलेगा फिर उन दोनों में बातचीत चलेगी। तो इस प्रकार से जो है असल बातचीत कहा जा रहा है कि 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है बेहतर रूप से, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। दूसरे यह भी किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। तो जिस प्रकार से गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे वह दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे के प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। मतलब हम लोग समझ सकते हैं इस बातों से कि बातचीत करना, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि बातचीत करना एक बहुत अच्छी ही कला होती है। 2 लोगों के सबसे बेटर 2 लोगों के बीच जब बातचीत हो और उसमें तीसरा व्यक्ति अगर आ जाए तो उस समय क्या होता है कि बहुत ही मतलब अनफील होता है। जैसे जिस प्रकार से गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। पास पास साट करके जब 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी जब पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। मतलब कुछ पहला व्यक्ति कुछ बोला तो उस बात को सुनकर दूसरा व्यक्ति उस बात की अवलोकन कर लेता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर होगा, समझ रहे हैं बात। इसे कौन नो स्वीकार करेगा। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नो स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमी के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। 3 आदमी के बीच यदि बातचीत होती है एक त्रिकोण सा, मतलब एक उधर बैठा है, एक उधर और एक इधर, तो तीनों त्रिकोण सा हो गया। यहाँ पर बातचीत तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप अगर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग की जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब वेतकलूफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें न होगी। मतलब 4 आदमी, असल बातचीत तो मात्र 2 ही आदमी के बीच होती है, लेकिन जब अगर 3 आदमी मानो उसमें हो जाएंगे तो त्रिकोण हो जाती है और मतलब एक दूसरे के बातचीत का अवलोकन नहीं कर पाएंगे। जब 4 हो जाएगा तब तो और पूरा मतलब बात पल्ले नहीं लगेगा कि वो क्या बोला, उसकी सवाल
उसका जवाब क्या होना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे मतलब क्या बेतकल्लुफ़ी की बात होगा, बिल्कुल कोई स्थान नहीं रहता है, खुल के बातें नहीं हो पाती है, समझ गए। मतलब 2 से अधिक व्यक्ति अगर उसमें जुड़ रहे हैं बातचीत में तो क्लियर बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है। जो बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमेवल कहलाएगी। 4 आदमी अगर 3 से 4 आदमी से अधिक अगर हो जाते तो वो राम रमेवल वाली बात हो जाएगी, उसे हम संलाप नहीं कह सकते, वो मतलब नहीं हुआ इस प्रकार की बातचीत। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः ज़माने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिनमें 4 सच तो 10 झूठ। मतलब वो हो गया एक बुजुर्गों वाली बात कि मतलब उसमें जो है ना विभिन्न प्रकार के आभाएँ आती है, निखरती है, उसको मतलब स्पष्ट रूप से पता नहीं चलती है। अरस्तू जी ये कह रहे हैं। अरस्तू अब इस बात को 3 आदमियों के बीच साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण बन जाता है, समझ गए। 3 आदमी की बात तो दूर, अगर 4 आदमी उसमें आ जाता है तो वैसे को कहा गया है कि उसको राम रमेवल कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? राम रमेवल कहलाएगी। बहुत ही मतलब विकट होता है ये स्थिति जो है ना, मतलब जब आप लोग बातचीत कर रहे होंगे तो आपको अनुभव होगा इस बात का कि बहुत ही क्या होती है, अनुभवहीन हो जाती है। अगर 4 लोगों के बीच बातचीत हो तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या बोला। जिनमें 4 सच तो 10 झूठ, मतलब उसमें कुछ व्यक्ति सच बोलेंगे तो कुछ व्यक्ति क्या होंगे, अधिकतर उसमें झूठ ही बोला जाएगा। पल्ले नहीं पड़ेगा वो क्या बोला, उसकी क्लियरेंस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या होगा, 4 उसमें से अगर सच बोला जाता है 10 झूठ, तो पल्ले नहीं पड़ेगा क्या सच बोला गया। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। सही बात है कि जब एक बार अगर 4-5 व्यक्ति हैं अगर वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो कई समय बीत जाएगा, उसके बाद का अंत नहीं होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और सेंसर जी पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अखरपन की चर्चा छोड़ेंगे। ठीक है। 2 हम सहेलियों की बातचीत का निराला रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से लेने चाहिए जिन्हें ऐसे की रस का समुद्र मानो उमड़ा चला गया। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से ले ऐसे की रस सनी बात सुनने को कभी भागे लड़ा है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटी वाली हुई हो तो अपनी बहुओं या बेटों को, समझ रहे हैं, यहाँ पर मतलब विरादरने का कोई ऐसा रम रसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोडे मतलब खड्डे बहुत ही, जब मतलब बहू बेटी वाली बात होगी, 2 बुढ़िया जब बैठेगी तो अपनी बहू बेटियों वाली बात करेगी तो बहुत ही उस समय का जो है ना रस रमरा छेड़ बैठेगी, मतलब पूरा लंबा चौड़ा कहानी लेकर के बैठ जाएगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़िए हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिनसे उसको जो है ना उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ न गिनेगा, सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेम मिलाप इत्यादि। हमारा देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है, मतलब अशिक्षित लोग जो है ना वो मतलब
विशेष प्रकार के बातचीत उनकी बतकही बात होती है, मतलब जो सोच नहीं पाएंगे, असभ्य बातचीत। लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बीच वही होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उन दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चढ़ू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं, समझ गए। तो लड़की वालों की ओर से एक एक आदमी बीच वही होकर दोनों के विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ क्या विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करना के अनेक प्रकार और ढंग है, समझ गए। ऐसे बातचीत करने के ढंग है, जैसे यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप के लोगों में क्या है, बात करने का बहुत ही हुनर है, मतलब एक्सपीरियंस है उसके पास, जिसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। यूरोप के लोगों के जो बात करने का हुनर है उसको क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इनकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इनका जो है ना पूर्ण कला आप देख सकते हो, विद्वान मंडली में दिया हुआ है। यूरोप के लोगों के बातचीत का जो हुनर है उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ऐसे चतुराई प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को अत्यंत सुख मिलता है। सहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनके नीरस काँकों में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँकों करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से काम इसी तरह पहले 2-4 दिलों दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य को उनकी जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती है। मतलब यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का हुनर है वह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से क्या है, विख्यात है। वहाँ के लोग जो है ना, मतलब बातचीत करने का सब एक अलग बेहतर ढंग एक जो है स्पष्ट रूप से कर लिया है, जिससे लोगों को बहुत ही संतुष्टि मिलती है और तुरंत उससे क्या हो जाते हैं, समझ पाते हैं और उस अनुदान को विग्रह नहीं कर सकते हैं कोई। उनकी बात करने का तरीका ही ढंग ही कुछ अलग है। तो वैसी ही कला हम लोगों को भी प्रस्तुत करनी होगी। हम लोगों को भी सभी को कह रहे हैं कि सीखने के लिए यह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक तरीका है बात करने का, जो कि आपको विद्वान मंडली में उनका संपूर्ण विवरण दिया गया है। तो उसमें विस्तारित रूप से इनको बताया गया कि किस प्रकार से वहाँ के लोग अपने आप को जाहिर कर पाते हैं दूसरे के सामने। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि 25 से नीचे की बातचीत में अनुभवहीन दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इनमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उसे 10 गुनी चढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिनमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह
पर हो सकता है या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिनमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई नो हो सकती है तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन मापे बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसीलिए उससे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा करें कि अपने आप कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिनमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। और जो ऐसा चमनिस्तान है जिनमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम लाभ कभी इनकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिनका साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डालेंगे। मतलब हम जो बोलते हैं उस बात को अगर हम क्या करें स्पष्ट रूप से बेटर रूप से अगर हम बोलना चाहें बोल सकेंगे तो क्या होगा उससे कि हम सभी मतलब एक नया उत्साह के साथ ज़िंदगी जीने लगेंगे। बातचीत के ज़रिए हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, रिझा सकते हैं और अपनी मनोवृत्ति को उसके समक्ष रख सकते हैं और उसे सुलझा सकते हैं। और अच्छी प्रकार की बातचीत एक यही कड़ी होती है कि हम लोग बातचीत के ज़रिए क्या करें, संजोग दें अपनी ज़िंदगी को आगे सक्सेसफुल भी कर सकते हैं इसके तहत। तो पहला चैप्टर हमारा इस प्रकार से एंड हुआ। आपका VVI जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपका इससे बनता है और आप इनको ध्यान में रखेंगे। फिर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी हमारी इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस प्राप्त कर सके। और नोट्स आपका यही है जो मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।